हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी टॉक्स विद योगी में। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। हम पूरे म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। पूरा मतलब म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक बात आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है ये सीए फाइनल के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 7 है। तो ये उनके लिए भी मतलब फ़ायदेमंद होगा कि मतलब हम पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट समझाने वाले हैं कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या है कि एक ट्रस्ट होता है जो इन्वेस्टर से पैसे लेता है। मतलब जो लोगों को स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स हो गए, डिवेंचर हो गए, मतलब फिक्स इनकम के लिए या और कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो म्यूचुअल फंड एक जरिया है। मतलब आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप, अगर आपको वो चीज़ का नॉलेज नहीं, वो चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप कोई प्रोफेशनल के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, वहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि मनी मैनेजमेंट में प्रोफेशनल होते हैं। उनको पता होता है चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्या करनी है। वो क्वालिफाइड पीपल होते हैं और वो आपके पैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। वो फीस आपके फंड में से निकाल लेते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे वो फिर उनका जो भी एक्सपेंसेस होता है फंड के लिए, जो भी रिसर्चर्स होते हैं, तो वो जितना भी एक्सपेंसेस है वो उतना माइनस किया जाता है। और बाकी मतलब जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में स्कीम है, इक्विटी हो, मतलब स्टॉक मार्केट्स हो गए, या डेट फंड हो गए, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड और बहुत सारी चीज़ें जो हम पूरे डिटेल में विश्लेषण करेंगे कि मतलब कैसे ये चीज़ें काम होती है। तो एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम अब जो भी कंटेंट का हमारा फ्लो रहेगा वो एज पर मतलब जो सीए फाइनल का जो सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7, तो उसके हिसाब से जाएंगे। और आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो आप हमें पूछ सकते हो, तो हम आपको उसका डिटेल में ये देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के मतलब बेनिफिट्स क्या है। तो क्या होता है ना कि कौन से भी, अभी जैसे हम अगर बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम चाय वाले के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कि उसको पता होता है कि मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ क्या है, उसके बारे में उसने स्टडी किया होता है, उसके लिए क्या मेडिसिन लेना पड़ेगा क्या। तो सेम पैसे के बारे में ये लोग बहुत मतलब समझ नहीं पाते। तो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि फ्री में टिप, कोई स्टॉक बोल देगा, कोई हॉट ये बोल देगा, और उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर का नुकसान होता है। क्योंकि इस चीज़ में होता क्या है कि जो भी लोग, उनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या होता है कि वो प्रोफेशनल पीपल रहते हैं, जो कि वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर रहते हैं। उन्होंने उस चीज़ में पढ़ाई की वाली रहती है कि कैसे मतलब ये मार्केट को समझते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और उनका जो भी सैलरी वो उनको जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हम उन्हें पे करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम उनका कंसल्टेशन फ़ी देते, तो सेम काइंड ऑफ फ़ी हम मतलब फंड मैनेजर को मतलब दिया जाता है। और वो उनका जो प्रोफेशनल वर्क है, मतलब हमारा जो भी मनी मैनेजमेंट का काम है, तो वो म्यूचुअल फंड में बेनिफिट होता है कि आप प्रोफेशनल लोगों पर मतलब रिलाई करते हैं। और अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि हु कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मतलब एनीबडी जिसके पास सरप्लस इनकम है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स आते हैं वो लीनियर नहीं रहते। जैसे हमारे लीनियर मतलब क्या कि गारंटेड रिटर्न, और एक मतलब हमें 5% मिलना है तो 5% मिलेगा ही हर साल। वैसे जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, तो वो क्या, एक लीनियर रिटर्न। तो इक्विटी में होता क्या है ना कि इक्विटी का रिटर्न ये नॉन लीनियर रहता है, मतलब लीनियर नहीं रहता है। मतलब क्या कि किसी साल आपका नेगेटिव भी रिटर्न आएगा, कोई साल आपको रिटर्न भी नहीं आएगा, और कोई साल आपको मतलब 10%, 20%, कभी कभी अगर मार्केट बहुत ही डाउन है और उस टाइम आपने इन्वेस्ट किया तो 100% प्लस भी रिटर्न आ सकता है। तो इसलिए वो रिटर्न लीनियर नहीं रहते, लंपी रहते रिटर्न्स। और वो, लेकिन अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपेरेटिवली आपके जो भी फिक्स्ड रिटर्न्स जो रहते हैं, एफडी हो गया या पीपीएफ हो गया, तो उससे काफ़ी अच्छे ही रिटर्न मिलते हैं। मतलब आज तक तो जितना भी अपना मार्केट है, जब से है, आप अपना मार्केट होगा या यूएसए का मार्केट होगा या तो लॉन्ग टर्म में भी अब मैं जो भी स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड, उसको जो भी स्टॉक मार्केट है उसको इक्विटी बोलूँगा, क्योंकि नॉर्मली इसको ऐसे कॉमनली बोलो इक्विटी इन्वेस्टमेंट।
तो इक्विटी का लॉन्ग टर्म जो रिटर्न रहेगा वो काफ़ी अच्छा ही रहेगा कंपेयर, मतलब जो इन्फ्लेशन को बीट करता है वो रिटर्न से। देन हाउ म्यूचुअल फंड वर्क फॉर यू, मतलब हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप 500 रुपये, आप मिनिमम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 500 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, 1000 रुपये मंथली एस आई पी, वो भी डिटेल में सर एस आई पी मतलब क्या, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी सैलरी सपोज कंसिडर करो 30,000 है और आपको मतलब सब आपके खर्चे जाके आपको 2000 इन्वेस्ट करना है, तो आप मंथली 2000 इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। वो जो भी आपको मतलब नैव के यूनिट मिल जाते हैं, मतलब आपको जो भी वो यूनिट एलोकेट करेंगे और वो वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और जैसे लॉन्ग टर्म में आपका एक ये भी बढ़ेगा। और जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड, जो भी स्टॉक्स हो गए या को डिवेंचर हो गया, मतलब काइंड ऑफ जो टाइप का फंड है, तो वो टाइप के फंड के अनुसार आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा और आपको मतलब फ्यूचर में अच्छे रिटर्न, मतलब जो रिटर्न आपको वो रिटर्न मिल जाएंगे। देन शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, मतलब हमें हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ कैसी है ना दोस्तों कि मतलब स्टॉक्स जो इक्विटी वगैरह होती है, तो आप इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, मतलब क्या है, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप वो कंपनी की ओनरशिप ये करते हो, मतलब फ्रैक्शन में। आप कल जाके ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाए एक शेयर खरीद ले और आप टीसीएस के ओनर बन गए, उसके लिए मतलब मतलब आप पार्शियल ओनर रहते हैं, लेकिन उसको वैसा कंसिडर करना पड़ता है कि आप एक ओनर हो। मतलब जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज़ें, मतलब कंपनी कब खरीदनी है, कब वैल्यूएशन क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, मतलब उसमें बहुत सारा जो रिसर्च करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप वो कर सकते हो, मतलब आप डेडिकेटेडली, आपको सब पता है, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आपको फाइनेंशियल रेशो समझते हैं, आपको फाइनेंशियल के टर्म सब समझते हैं, आप मतलब मार्केट समझते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मतलब सरप्लस पैसा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई भी मतलब टीचर हो, या कोई भी प्रोफेशन में हो, आपका रोज़ का काम रहे कि अगर आपको लगता है कि फैमिली टाइम हो गया, ये सब हो गया, तो मुझे अगर नहीं होता है, तो इट्स बेस्ट वे कि आप डायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड थ्रू आप इन्वेस्ट करो। तो मतलब होगा क्या कि जो भी वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहते, तो वो जो भी उनका सैलरी होगा, उनका जो भी एक्सपेंसेस फी लेंगे, वो उतना काट के जो भी बचा, मतलब उनका वो माइनर रहता है कंपेरेटिवली। मतलब आप अगर डायरेक्ट स्टॉक करोगे, आपको कुछ पता नहीं, और आप में उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ आपको पता ही नहीं, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो वो मतलब एक टाइप का सट्टा खेलने जैसे, कि आप ब्लाइंडली बस किसी ने कुछ बोल दिया और आप खरीद रहे हो। तो ये चीज़ें, मतलब पैसे के बारे में आपने बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब सोच समझ के करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कुछ फीस दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोफेशनल आके मेरे पैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अभी दूसरी चीज़ बोलता हूँ, अभी क्या है कि आप मतलब नॉर्मली क्या है कि कौन से भी हम स्टॉक अगर खरीदने हैं, तो हम नॉर्मल वेल डाइवर्स, आप एक स्टॉक पे तो पूरा बेट नहीं लगा सकते हो, आपको 10-15 स्टॉक खरीदने हैं, और हर महीने आपको बस 2000 का ही लिमिट, 2000 या 5000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आप 5000 में तो आप 50 मतलब 5000 में तो 15 स्टॉक तो नहीं खरीद सकते अच्छे कंपनी के। मतलब वो उनका जो प्राइस, अगर अभी सपोज कंसिडर कर लो, मतलब अभी एक और चीज़ बोलता है, मैं जो भी स्टॉक के नाम लूँगा वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कौन से भी म्यूचुअल फंड हो गए या कोई डायरेक्टली स्टॉक हो गए, ये बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब जैसे कि एमआरएफ का शेयर है, वो मतलब अभी कुछ तो 60-70 थाउजेंड का एक शेयर है, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब वो चीज़ है। तो मतलब आप बस 5000 का है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो, हर एक स्टॉक लेना वो फिजिबल नहीं। बाद में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, अगर आप वो खरीदे बेचोगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज आएगा। तो म्यूचुअल फंड को वो एक बेनिफिट रहता है कि उनका मतलब क्या है कि जो भी अभी डिविडेंड वो कंसेप्ट ऐसा कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो शेयर होल्डर को बांट देती है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो भी डिविडेंड मिलता है तो वो फिर से रीइन्वेस्टमेंट कर देती है फंड में, तो वैसे आपका एक कैपिटल भी अप्रिशिएट होता है। लेकिन अगर वही डिविडेंड म्यूचुअल फंड के लिए मतलब टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वही डिविडेंड आपके हाथ में आता है, तो आपके स्लैब के थ्रू स्लैब के अनुसार वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आप उस पर डायरेक्टली 30% टैक्स दोगे, तो उतना टैक्स तो अपना आपका बच जाएगा।
मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है। अगर समझो आप अगर प्रोफेशन आप सब चीज़ जानते हो, आप फाइनेंशियल स्टडी करते हो अच्छा, तो आप बिंदास एकदम स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बेझिझक होकर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको मतलब आप अलग प्रोफेशन में हो, तो मतलब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू, मतलब जो भी इक्विटी का आपको जो भी एक्सपोजर चाहिए, मतलब का स्टॉक मार्केट एक्सपोजर चाहिए, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट और सेफेस्ट वे है। और म्यूचुअल फंड इंडिया का सबसे रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। मतलब हाँ, कभी क्या है, अभी क्या है, 100 चीज़ों में एक चीज़ खराब होती है, तो उससे अच्छा, इससे ऐसा तो नहीं होता ना कि 100 की 100 खराब है। कभी कभार कोई फंड मैनेजर मतलब कुछ केसेस हो जाते हैं, तो वो चीज़ें तो होती रहती, तो आपको बस क्या करना है, एक एडवाइज़र अच्छा आप चुनोगे। हाँ, वो भी मैं बाद में बोलूँगा कि एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है। मोस्टली लोग मतलब एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर को एडवाइज़र मानते हैं, तो वो चीज़ें हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक समझ लो कि म्यूचुअल फंड इज़ एकदम रेगुलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया में, जिसके थ्रू आप मतलब आप जो भी इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न म्यूचुअल फंड से कमा सकते हो, और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कैपिटल SIP के ज़रिए आप ये कर सकते हो। अभी वो कंसेप्ट तुरंत बोल देता कि इन्वेस्टमेंट करने के दो टाइप होते हैं, एक तो लमसम या SIP, मतलब आपके पास एक ही टाइम सब बहुत सारे 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ आ गए, आपका सपोज बोनस आ गया कोई या आपके पास है, तो उसको हम लमसम बोलते हैं कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जैसे कि आप सैलराइड पर्सन हो, तो आपको हर मंथली मतलब 2-3 हज़ार का आपका बफर है कि आप एक्स्ट्रा इनकम है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप वो इन्वेस्ट करते हो, तो उसको हम मतलब SIP बोलते हो। और SIP का फ़ायदा क्या होता है कि हम हर मंथ इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो मतलब जो भी मार्केट्स के अप एंड डाउन होते हैं, मतलब अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलेगी, अप हुआ तो कम मिलेंगे, लेकिन आपका प्राइस अप्रिशिएटेड रहेगा। तो ऐसे हमें अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आपका टाइम होरिजन हो, जब आप शुरू करते हो वो भी मैटर करता है, आप कब शुरू करते हो, तो उसके हिसाब से आपको वो एक एवरेज आउट रिटर्न मिलता है। मतलब आपको जो मार्केट की वॉलेटिलिटी वो आप हैंडल करता है जब आप SIP से करते हो। हाँ, लेकिन लमसम कब करते हो कि जब मार्केट बहुत ही गिर गया है, मतलब से ऐसे कि मार्केट 20 30 40% हो, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा सरप्लस इनकम होगा, अगर कैश में होगा, तो आप कर सकते हो। जैसे कि मार्च 2020 में मार्केट बहुत गिरा था, मतलब निफ्टी 12,000 से सीधा 7,500 तक आई थी। अगर 7,500 पे आप इन्वेस्ट करते हो, अभी मार्केट फिर से 15,000 पे, तो वो चीज़ रहती है कि जब वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि 50% गिरा ही हो, तो मतलब वैल्यूएशन अगर बहुत कम है, अगर आपको चीज़ समझते हैं, आपका फंड मैनेजर आपको एडवाइस करता है, तो फिर आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं, मतलब कि लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास नहीं तो छोटा ही बफर, आप सैलराइड पर्सन है, तो कोई बात नहीं, आप SIP के जरिए अच्छा खासा कॉर्पस आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा, मतलब इसमें चैप्टर में कि इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मतलब जो भी इतिहास है इंडिया म्यूचुअल फंड, मतलब कब स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो क्या है, म्यूचुअल फंड इंडिया में स्टार्ट हुआ 1963 में, जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और RBI ने मिलके एक ट्रस्ट फॉर्म किया, उसको बोला यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये उस टाइम आता था RBI के अंडर, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। और ये और उस टाइम उसका कंट्रोल सब रिजर्व बैंक, मतलब फंक्शनल जो भी होता था रेगुलेटर, सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो RBI के अंडर आता था। उस तो मतलब जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो इतिहास है वो एक्चुअली मतलब 5 फेज़ों में डिवाइड किया वाला है, मतलब बुक में वैसे दिया, तो मैं आपको फेजेस बताऊंगा। तो पहला फेज़ था वो 1964 टू 87, जब मतलब 63 में जो इन्वेस्टमेंट एक बार हमारा मतलब स्टार्ट होने के बाद जो पहला फेज़ रहा, तो उसमें जब UTI फॉर्म हुआ, UTI RBI के अंडर कर रहा था, तो उसमें क्या हो गया, 1978 में UTI जो है वो RBI से डीलिंक किया गया, और वो वो सब IDBI के बैंक के अंडर मतलब डाल दिया। IDBI अपना मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंडर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो सब ये हो गया। मतलब RBI ने उसको वो जो भी उनका जो भी ये था कंट्रोल था, वो उसको पास कर दिया, जो भी जिम्मेदारियाँ थी। देन फर्स्ट जो स्कीम थी UTI ने लॉन्च की थी, वो 1964 में लॉन्च की थी, और एट द एंड ऑफ 1988
यूटीआई मतलब उस टाइम पे 6,700 करोड़ का उनका एयूएम था। एयूएम माने असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब उतना पैसा वो मैनेज कर रहे थे। उसके बाद सेकंड फेज आया 1987 से लेकर 1993 तक। मतलब वो टाइम में क्या हुआ, ये फेजेस में ऐसा क्यों बताया कि जो भी कुछ चेंजेस आए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, मतलब रेगुलेटरी चेंजेस हो या नए प्लेयर आए हो। मतलब पहले क्या है कि जब स्टार्ट किया था बस यूटीआई था। अभी सेकंड फेज में क्या हुआ कि मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर ये थे, पब्लिक सेक्टर फंड वो आए। मतलब जो भी जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये एलआईसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये मतलब जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर फंड आए। और उसके बाद जब एट द एंड ऑफ 1993 मतलब पूरा एयूएम 47,000 पे चला गया। मतलब जो भी असेट अंडर मैनेजमेंट, जो इतना बिजनेस हो गया म्यूचुअल फंड का। उसके बाद थर्ड फेज था जो 1993 से लेकर 2000 तक, मतलब प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट फंड आना स्टार्ट हो गए। तो ये मतलब यहाँ से एक मतलब ज़्यादा मतलब ये इंडस्ट्री ओपन हो गई बाकी प्राइवेट कंपनियों के लिए। तो उस टाइम फिर 93 में पहला फंड प्राइवेट फंड था, पहला प्राइवेट फंड था कोठारी पायनियर, जो कि अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ मर्ज हो गया बाद में। तो वो जुलाई 93 में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का फंड था। उसके बाद सेबी 93 में सेबी आई, मतलब जो भी रेगुलेशन है वो सेबी के अंडर आ गए। और ऐसे मतलब जब जनवरी 2003 तक टोटल 23 म्यूचुअल फंड आ गए। मतलब देखो कितना ग्रोथ हुआ ये इसमें, कि कितने सारे लोग आ गए कि इंडिया में स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग गए। और उसके 2003 के लास्ट तक, मतलब जनवरी 2003 तक 1,21,805 करोड़ का एयूएम हो गया था। मतलब इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट सब म्यूचुअल फंड मिला के कर रहे थे। और उस टाइम पे यूटीआई अकेला 41,000 मैनेज कर रहा था। मतलब वो मार्केट लीडर था 2003 में यूटीआई। उसके बाद फोर्थ फेज आया 2003 फरवरी 2003 से लेके अप्रैल 2014 तक। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो यूटीआई बना था वो यूटीआई दो इसमें बढ़ गया है। वो एक था सुट्टी, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और सेकंड मतलब यूटीआई जो भी अपना प्रोफेशनल मतलब प्राइवेटली कंपनी में इन्वेस्ट करते थे वो ये हो गया। तो तो जो सुट्टी है वो मतलब सेबी के अंडर नहीं आता है, वो गवर्नमेंट के अंडर था, गवर्नमेंट का है वो। मतलब सेबी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करते। और जो दूसरा यूटीआई था उसमें ब्यूटिफिकेशन हुआ था, तो वो यूटीआई मतलब जो भी रेगुलेशन वो सेबी के अंडर आया। उसके बाद फिर अभी जो लास्ट फिफ्थ फेज है, जैसे सिंस मई 2014 मतलब बहुत सारे रेगुलेशन चेंज हुए, बहुत सारे मतलब हमारे म्यूचुअल फंड गांव गांव तक गए। मतलब बहुत लोगों को ये किया, इन्वेस्ट किया। और इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी काफ़ी अच्छा योगदान है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड मतलब बहुत से ऐसे मतलब रूरल एरिया तक म्यूचुअल फंड पहुंचा है। और मतलब अभी हमारा वेल रेगुलेटेड है, अच्छा मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। और बहुत मतलब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। कंपेरेटिवली डेवलप नेशन के माने तो कम ही है, लेकिन कंपेरेटिवली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो आज अच्छे खासे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी क्लासिफिकेशन क्या है ना कि बहुत सारे पॉइंट पे क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कि स्कीम का टाइप फंक्शनल का क्लासिफिकेशन हो गया, पोर्टफोलियो बेसिस पे हो गया, या ओनरशिप के बेसिस पे हो गया। तो हम पहले मतलब अभी हम क्या है कि बुक के सब मतलब ये हम मतलब जो भी सीए के स्टूडेंट हो गए तो उनके लिए भी मतलब ये काम आएगा। तो हम उसके हिसाब से अभी हम मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बाद में हम मोर प्रैक्टिकल कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो करंट सिनारियो में, ये भी अभी करंट सिनारियो में भी मैच होता है, लेकिन ये मोस्टली थेरोटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बाद में बात करेंगे। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है कि ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम। अभी इनके नाम से हमें पता चलता है कि ओपन एंडेड स्कीम में होता क्या है, जो भी इन्वेस्टर होता है तो वो कभी भी मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कभी भी वो उसको एग्जिट कर सकता है, मतलब उसको जब ज़रूरत हो। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि उसको मतलब जब भी वो इन्वेस्ट करता है तो उसका एक फिक्स टाइम रहता है फंड का, कि उतने टाइम तक उसको इन्वेस्ट रहना ही है। वो उसके पहले जब तक उसका मैच्योरिटी होता नहीं फंड का, जो भी डेडलाइन होता नहीं, तब तक वो इससे एग्जिट नहीं कर सकता है। तो मतलब ये बेसिक डिफरेंस है, ये ज़्यादा थेरोटिकल नाम से हम समझ जाते हैं, इतना कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। देन पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन में आते हैं।
तो इसमें क्या है कि इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में अभी इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या दिया कि ग्रोथ फंड। अभी ये क्या है ना, सच में बोलूँ ना आपको तो ये मतलब थेरोटिकल कंसेप्ट है, ये इतना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल में अलग कंसेप्ट होते हैं, फिर भी बोलते हैं कि ग्रोथ फंड मतलब क्या है थे कि मोस्टली अभी क्या है, अभी प्रैक्टिकल में देखा जाएगा तो ग्रोथ फंड ऐसे कोई बोलता ही नहीं कि ग्रोथ फंड क्या है, मतलब ये क्या है। फिर भी वो आपको बोल देता है ग्रोथ फंड मतलब दे सिक टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन टू द इन्वेस्टर एंड आर बेस्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मतलब इसमें कुछ सेंस ही नहीं, मतलब ये थेरोटिकल नॉलेज ठीक है, आप वैसे जैसे हो। देन आता है एग्रेसिव फंड। एग्रेसिव फंड मतलब कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो ज़्यादा थोड़े रिस्की रहते हैं, वो आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार्टअप हो गए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन ये बहुत रिस्की रहता है। इसमें जो भी इन्वेस्टर वो झेल सकता है, मतलब उनका पोर्टफोलियो देख सकता है 50-60 पर। क्योंकि अभी आपको एग्जांपल देने का बोलूँ तो अभी जो फिनटेक के स्टार्टअप इंडिया में लिस्ट हुए थे, जैसे कि जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ये मतलब उनके नायका हो गया, ये इनके ऑल टाइम हाई से 50-60-70% नीचे आ चुके हैं। तो ये रिस्की होते हैं, इनके वैल्यूएशन मतलब स्टार्टअप में एक्चुअली होता क्या है ना, मतलब आईपीओ में नॉर्मली आईपीओ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिस्की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत प्राइज इन रहते, बहुत ही मतलब उनका जो वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है, और मोस्टली आईपीओ में कुछ पैसा बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये एग्रेसिव फंड रहते हैं। अभी म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम रहते हैं, तो वो फंड लाते हैं। देन इनकम फंड कि सिक टू मैक्सिमम मतलब जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेइंग हाई, जो भी ज़्यादा डिविडेंड देते हैं और जिनमें ज़्यादा वोलाटिलिटी होती नहीं, तो वो मतलब इनकम फंड में कंसिडर होते हैं। देन डेट फंड, नॉर्मल इक्विटी, अभी इसमें और डिटेल में हम जाएंगे। डेट फंड में क्या होता है, बॉन्ड फंड, जो भी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड रहते, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रही। डेट फंड क्या है कि मतलब आपको एक फिक्स इनकम मिलेगा, उसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट बॉन्ड बोलेंगे कि जो भी चल रहा है 6% 7%, मतलब वो उसमें रिटर्न कम रहेगा, लेकिन एश्योरिटी रहती है। उसमें भी क्या है कि कॉर्पोरेट फंड रहते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो रहते हैं उसमें कंपेरेटिवली गवर्नमेंट बॉन्ड से रिटर्न रहता है, लेकिन उसमें रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है कि अगर कल जाके क्रेडिट रेटिंग अगर उसका ख़राब हो गया और किसने मतलब कॉर्पोरेट ने डिफ़ॉल्ट मार दिया, तो उस केस में क्या होता है कि वो फंड ये हो जाता है, मतलब उसका उनको मतलब राइट ऑफ मारना पड़ता है, उसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं, आगे जाके बोलेंगे क्या है। तो वो हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। अभी एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या है ना कि बॉन्ड फंड में होता क्या है ना, डेट फंड में, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उस टाइम उसका ये घटता है, मतलब रिटर्न घटते हैं, और जब उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो उसका रिटर्न बढ़ जाता है। ये आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये याद रखो। देन प्रीपेमेंट रिस्क हो गया। प्रीपेमेंट रिस्क क्या है ना कि मतलब अगर वो बॉन्ड ने पहले, मतलब अगर क्या होता है कि एक आधी कंपनी ने सपोज 9% पे ये उठाया है, मतलब लोन उठाया है, और उनके जो बॉन्ड है, और मार्केट बाद में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट गिर गए, तो वो क्या करेंगे कि उसको फिर वो बोलेंगे कि इतना ज़्यादा और अभी हमारा इंटरेस्ट रेट गिरा है और वो 7-6% पे, मतलब 2-3% का है, तो वो क्या करेंगे, जो पहले वाले वो प्रीपे करके देंगे और 6% से फिर से उठाएंगे, तो ये प्रीपेमेंट रिस्क हो गया। उसके बाद मतलब यही अपना गिल्ड फंड हो गया। गिल्ड फंड मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी होती है, जीसेक वगैरह, तो उसको गिल्ड फंड बोलते हैं। देन स्पेशल फंड इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट रहता है कौन से भी इसका, तो उसका एक बेंचमार्क रहता है, मतलब जैसे निफ्टी 50, यानी कि जो भारत के 50 कंपनी होती है उनको निफ्टी में जो भी लिस्टेड है 50, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो उनका रैंक किया जाता है, तो उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब उसके आगे के 50, निफ्टी 500 मतलब निफ्टी के 500, जैसे सनसेक्स के मतलब 30 कंपनी हो गए, सनसेक्स 30, बीसीए 30, मतलब जो भी इंडेक्स होता है एक बेंचमार्क है, उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। उनको पैसिव फंड भी बोला जाता है रियल टाइम में, मतलब उसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पैसिव फंड इन्वेस्टमेंट वो अलग ही, मतलब वो काफ़ी बेस्ट वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का।
वो चीज़ है। देन इंटरनेशनल फंड मतलब कि अभी आपको यूएसए में इन्वेस्ट करना है, यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो जो फंड उधर इन्वेस्ट करते हैं उसको, ये यहाँ से पैसा लेते हैं उसको इंटरनेशनल फंड बोलते हैं। उसके बाद है ऑफशोर फंड मतलब क्या है कि आप बाहर से पैसा उठाते हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो उसको ऑफशोर फंड बोलते हैं। देन आते हैं सेक्टरल फंड मतलब कि वो स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे कि हो गया ऑटो सेक्टर हो गया, या फार्मा सेक्टर हो गया, या आईटी सेक्टर हो गया, तो बस वो सेक्टर के वो फंड में सिर्फ वो सेक्टर की कंपनी रहेंगी। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, जो सेक्टरल फंड होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइमिंग पता होना चाहिए, कब कौन सा सेक्टर का हेडविंड है, कब कौन सा सेक्टर का टेलविंड है, मतलब कौन सा सेक्टर का कब ज़्यादा ये आने ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। तो ये कंपेरेटिवली रिस्की होते हैं, इसमें आपको अगर अच्छा नॉलेज हो तो ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देन मनी मार्केट फंड, ये अगेन मतलब डेट फंड, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, ट्रेजरी बिल वगैरह, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, तो उसको मनी मार्केट फंड बोलते हैं। देन फंड ऑफ फंड, अभी ये क्या होता है कि अभी एक म्यूचुअल फंड है, उसके दो चार अलग अलग स्कीम है, तो आपको क्या करना है कि वो दो तीन स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो उससे फंड, म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि हम क्या करते हैं, वो दो तीन मतलब स्कीम को एक स्कीम में मिलाते हैं, मतलब उसको फंड ऑफ फंड हो गया। तो मतलब जो भी यूज़र होगा, मतलब इन्वेस्टर होगा, तो उसको दो तीन फंड में से अलग अलग इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही फंड से वो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना चाहिए, जो भी कॉस्ट होता है उसमें कॉस्ट, हिडन कॉस्ट है, वो दिखाते टाइम वो मतलब जो फंड का जो एक्चुअल जो अलग अलग फंड का कॉस्ट प्लस ये फंड मैनेज करने का कॉस्ट ऐड होता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी चाहिए। देन कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, मतलब इसमें ये फंड में क्या होता है कि मतलब जो भी ये होता है, मतलब मेन मोटिवेशन होता है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो लो रिस्क फंड बोल सकते हैं हम उसको। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, मतलब डिविडेंड रिलेटेड जिसका जिसका बेटा कम हो वो ऐसे स्टॉक रहते हैं। देन गोल्ड फंड मतलब क्या, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। मतलब जैसे हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड मतलब जो वो क्या करता है कि गोल्ड को ट्रैक करता है, वो फंड रहते हैं, मतलब मोस्टली ईटीएफ रहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और वो मतलब जो भी गोल्ड का गोल्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये स्कीम ये करते, तो जो भी गोल्ड का प्राइस होगा तो उस रिलेटेड आपको रिटर्न में, मतलब जो भी गोल्ड का प्राइस होगा तो वो हिसाब में आपको ये रहेगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब गोल्ड तो मोस्टली क्या है कि हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कि एक क्या है कि आप 80% इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल स्टॉक हो गए या अलग अलग, और 20% आप एक गोल्ड को एक सेफ हेवन बोला जाता है। जब भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, तो गोल्ड के प्राइस अप्रिशिएट होते हैं, और लॉन्ग टाइम में वो एक आपको एक सपोर्ट देता है, और गोल्ड को आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, वो चीज़ें होती हैं नॉर्मली, उसको सेफ हेवन इसीलिए बोला जाता है। तो क्योंकि गोल्ड की प्राइस, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गोल्ड की प्राइस हमेशा स्टेबलाइज रहती है, लेकिन जब भी मार्केट में जब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती है, उस टाइम फिर लोग गोल्ड के पास भागते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे गोल्ड के भाव बहुत बढ़ गए थे। उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम लोगों को पता नहीं था अभी होगा क्या होगा, तो सब लोग मतलब गोल्ड में उसको एक लोग ऐसे बैकअप करके लेके चलते हैं। तो हेजिंग आप ये कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में 10-20 डिपेंड अपॉन आपका रिस्क पर, ये कैसे आप कैसे रिस्क को देखते थे आप आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन रखना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं कॉन फंड मतलब ये क्या रहता है कि अभी क्या है, म्यूचुअल फंड का जो भी फंड मैनेजर होता है, हर फंड का एक अलग अलग स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का। मतलब अभी वो कैप के वो मतलब फंड, वो मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच रख रहा है, या बॉटम अप अप्रोच में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा है, या कुछ मतलब वो कोई वैल्यूएशन के पैरामीटर पे ले रहा है, या कुछ खुद का इंस्टिंक्ट है, उसका बायस है कि नहीं नहीं ये कंपनी अच्छा करेगा तो इसको लेता हूँ, अरे ये कंपनी भी बुरा करेगा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो उसका एक खुद का एक ये रहता है, फंड मैनेजर का उसमें बायस रहता है। लेकिन एक कॉन फंड क्या होते हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड फंड होते हैं। मतलब ये जो भी कुछ डिसीजन होगा, तो फंड मैनेजर का काम क्या है कि वो उसका जो भी मैथमेटिकल मॉडल होगा, तो उसमें अगर वो स्टॉक फिट होता है तो वो उसको खरीदेगा, वो उसके मॉडल के बाहर जाता है तो स्टॉक को बेच देगा। मतलब एक कॉन फंड उस टाइप में काम करते हैं, अगर आपको बोला जाए तो। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि ह्यूमन बायस निकल जाता है, कि वो ह्यूमन का खुद का कुछ बायस नहीं रहेगा। वो जो भी मॉडल, अगर मॉडल अच्छा होगा तो वो अच्छा काम करेगा, अगर खराब, और मॉडल कैसे बनाते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है तो उसमें वो बेस्ट क्या क्या पैरामीटर है उसके हिसाब से वो मॉडल बनाते हैं, तो उसको मतलब कॉन फंड बोलते हैं। मतलब वो इस पे मैथमेटिकल मॉडल पे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज़
पास्ट में मतलब इतिहास में काम किए वो फ्यूचर में करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो वो रिस्क उसके साथ होता है कि मे बी वो पास्ट में बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने जो बैक टेस्ट कर रहे डेटा, लेकिन वो फ्यूचर में भी वैसा काम करेगा, तो उसका कुछ ये नहीं रहता, गारंटी नहीं रहता है। उसके बाद आते कि मतलब डायरेक्ट प्लान इन म्यूचुअल फंड नॉर्मली होता है क्या, इसमें दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो अगर आप डायरेक्टली मतलब जैसे जीरोदा हो गया या ग्रो हो गया, तो आप उस ऐसे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप डायरेक्ट प्लान रहता है जिसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ रोल आता नहीं है। तो मतलब उसका एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है, जो भी कमीशन, नहीं तो जो भी अभी पहले क्या होता था ना कि बैंकों में जो एजेंट वगैरह लोग रहते थे वो आके आपको फंड म्यूचुअल फंड बेचते थे, तो वो लोगों के कमीशन होता था। तो वो कमीशन उसमें ऐड हो जाता था वो जो भी एक्सपेंसेस में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का ये रहता था उसको फिर वो रेगुलर फंड में आता है। तो नॉर्मली आप अगर फंड कंसिडर करोगे रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में, तो एक्सपेंस रेशो का उतना डिफरेंस आता है। तो वो आप अगर फ्यूचर में देखोगे तो उतना अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपको और अच्छे रिटर्न आते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्या है, लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं कि आपको अगर वो पैसा बचाने के लिए आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि उसका भी मतलब एक रोल रहता है। एक्चुअली अभी सेबी ने तो क्लासिफाई किया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वो एडवाइज़र नहीं बन सकता, एडवाइज़र वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। तो वो अभी रेगुलर फंड उतना फिर भी अभी बेचा जाता है बैंकों में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन आप एक स्पेशल, मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप एक एडवाइज़र हायर करो प्रोफेशनली। वो आपको डायरेक्ट फंड सजेस्ट करेंगे, आपका वो एक्सपेंसेस बच जाएगा, और वो आपको मतलब अनबायस व्यू देगा कि कौन सा फंड अच्छा है आपके लिए। नॉर्मली होता क्या था ना पहले, ये जो बैंक में जो भी एजेंट लोग वगैरह रहते थे, ये क्या करते थे, जो स्कीम रहती थी म्यूचुअल फंड की जिसमें उनको सबसे ज़्यादा कमीशन है, तो वो स्कीम आपको मतलब बेचते थे नॉर्मली। और वो ऑब्वियसली अभी उसको इतना ज़्यादा कमीशन जा रहा है तो कुछ ना कुछ उस स्कीम में प्रॉब्लम होता था यार, फ्यूचर में जाके रिटर्न कम होंगे ये होंगे। तो वो चीज़ें होती थी। वो सेबी ने उसके लिए वो किया कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर आपको एडवाइज नहीं कर सकता, वो उसका बस काम फंड बेचना है और जो एडवाइज़र है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो बस आपको ये कर सकता है, मतलब एडवाइस कर सकता है कि कौन सा लो है कौन सा ना लो। तो बेस्ट ऑप्शन वही है, रेगुलर प्लान लेने से अच्छा डायरेक्ट प्लान लो, एडवाइज़र हायर करो, वो आपको सजेस्ट करेगा कौन सा प्लान अच्छा है। उसके बाद आते हैं अभी टाइप्स ऑफ स्कीम। अभी इसमें ये अभी कुछ कुछ चीज़ें रिपीटेड भी होगी, कुछ कुछ अलग अलग नाम दे के ये तो, लेकिन अभी हम वो बुक के हिस्सा सिलेबस से जा रहे थे, हम वो टाइप में पढ़ा रहे हैं। तो अभी क्या है कि टाइप्स ऑफ स्कीम, अभी क्या है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या होता है ना, इसमें इक्विटी और डेट दोनों मिक्स रहता है। और वो उसमें होता क्या है कि जब भी इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक का क्या रहता है ना, वैल्यूएशन रहता है। मतलब स्टॉक अभी क्या है, ज़्यादा लोग वो स्टॉक खरीदेंगे तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। और कभी कभी वो ओवर वैल्यूएशन जोन में हो जाता है कि उसका जो इंस्टिंक्ट वैल्यू है उससे उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, तो मतलब उसको ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं। हम पूरे डिटेल में बाद में ये चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो बैलेंस फंड क्या करता है कि जब इक्विटी का वैल्यूएशन मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा हाई होता है तो उस टाइम पे वो इक्विटी का पोर्शन घटा देता है, मतलब उसका परसेंटेज कम करता है और डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और जब मार्केट में मतलब क्रैश आता है या मतलब मार्केट गिरता है, कुछ भी मतलब हर बार मार्केट गिरने को क्रैश नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मली मार्केट ऐसे कभी कभी कम हो जाता है, कुछ भी रीज़न, जियोपॉलिटिकल रीज़न हो या कोई इंडस्ट्री मतलब अच्छा नहीं कर रही है, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है तो कि वैल्यूएशन अगर कम रहा तो उस टाइम क्या करते हैं, डेट में से पैसा निकाल के, मतलब डेट में का जो पोर्शन है वो मतलब डेट कम रहेगा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, और इक्विटी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको बैलेंस फंड मतलब जो भी वोलेटिलिटी वो मैनेज करते हैं। अभी तो बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड यूजर्स को सजेस्ट करते हैं आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपको एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको मार्केट के अगर आप टाइम नहीं कर सकते तो ऑन द बेहाफ ऑफ यू हम टाइम करेंगे, तो ये चीज़ आती है। देन इक्विटी डाइवर्सिफाई फंड, उसमें फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड। अभी मल्टी कैप फंड के क्या होता है ना कि अलग अलग सेक्टरल मतलब म्यूचुअल फंड फिर से कैटेगराइज होते हैं। लार्ज कैप मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए। तो उसमें फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड ऐसा रहता है कि वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है। तो उसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तो उसको मतलब फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड बोलते हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड मतलब क्या है कि जो भी आउट ऑफ योर बिजनेस है, अभी क्या होता है ना कि कोई बिजनेस है जैसे कि वो बिजनेस अभी मतलब उसमें कुछ
अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो वो मार्केट को क्या है ना, जिस जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं है ना, मार्केट उसको भाव नहीं देगी, मतलब उसको वैल्यूएशन बहुत कम दे देगी। तो लेकिन क्या होता है ना, मार्केट हमेशा साइकिल में वर्क करता है कि कोई क्या है, हर बार एक ही इंडस्ट्री ग्रोथ पे रहेगी ऐसा नहीं रहता है, तो वो साइकिल में थे, कभी वो ग्रो करेगी फिर से डिग्रो करेगी फिर से ग्रो करेगी। तो ये कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है, ये मैनेजर क्या करते हैं, फंड मैनेजर ये स्टाइल में, जो भी आउट ऑफ फेवर बिजनेस है, जिनका वैल्यूएशन बहुत कम हो चुका है, तो वो बिजनेस ये करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे। और जब भी वो ग्रो फेज में आते हैं, सब लोग जब खरीदते हैं, जब अच्छा खासा ग्रोथ होता है, तो उस टाइम पे मतलब जब उनका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है स्टॉक प्राइस के जरिए, तो उस टाइम पे उसको बेच देते हैं, और फिर से जो आउट ऑफ फेवर बिजनेस है वो ये करते हैं। ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत टफ है। बहुत सारे फंड मैनेजर बोलते हैं वो कॉन्ट्रा फंड मैनेजर है, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं, सब मोमेंटम प्लेयर होते मोस्ट ऑफ। तो आपको वो फंड मैनेजर का भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद इंडेक्स फंड हमने पहले बोल चुके कि हर जो बेंच मार्क होता है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये जो बेंचमार्क फंड होते हैं इनको इंडेक्स फंड बोलते हैं, इनको पैसिव फंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को कुछ दिमाग लगाना नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका एक्सपेंस भी कम रहता है, एक्सपेंस रेशो कम रहता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इंडेक्स फंड जो भी पैसिव फंड इंडेक्स फंड होते हैं, उनको पैसिव फंड इसलिए बोला जाता है कि उसमें फंड मैनेजर का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उसको बस रीएडजस्ट करने का रहता है। जब भी मार्केट का कोई निकला कोई बार, उसको बेच दो, जो नया आया अच्छा किया कंपनी उसको खरीदो। तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस कुछ नहीं रहता, तो इसका एक्सपेंसेस रेशो कम हो जाता है, उसकी वजह से जो रिटर्न होता है उसका अच्छा हो जाता है। तो और पास्ट हिस्ट्री में अगर आप जैसे जैसे लॉन्ग जाओगे 15-20 साल, तो इंडेक्स फंड को कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन ये सब मतलब बोरिंग है, अगर मैं बोल दूंगा ये इंडेक्स फंड खरीदो, उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस खरीदना है हर महीने। तो लोगों को क्या एक्साइटमेंट चाहिए, ये चाहिए कि एक फंड एक साल में कौन सा अच्छा किया, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन आप अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक अच्छा रिटर्न कमाना है, एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं जाना है, तो इंडेक्स फंड खरीदो, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा ही रिटर्न देगा। देन आता है डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड मतलब क्या है कि जो स्टॉक रहते हैं उनका डिविडेंड यील्ड हाई रहता है। मतलब जैसे कि पीएसयू जो रहते हैं कंपनीज रहते, पीएसयू बैंक कंपनीज हो गए, तो वो अच्छा क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट ओन रहते हो, तो गवर्नमेंट को जो डिविडेंड थ्रू जो मनी जाता है, तो और बहुत सारे स्टॉक भी रहते हैं कि उनका डिविडेंड वैल्यूएशन कम होने की वजह से डिविडेंड यील्ड अच्छा रहेगा। तो वो अगर कोई है कि जिनको कंटिन्यूसली मतलब क्वार्टरली हो, कुछ कुछ कंपनी क्वार्टरली देती है, कुछ कुछ सेमी क्वार्टरली, कुछ कुछ मतलब ये सालाना डिविडेंड, लेकिन 6% 7% होता है, तो एक अच्छी कंपनी रहे, मतलब अच्छी इन द सेंस मतलब डिविडेंड के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ समझे कि जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका मतलब क्या है कि वो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। कैपिटल जो भी वो कमा रही है, मतलब प्रॉफिट कमा रही है, उसको मतलब वो री इन्वेस्ट नहीं, ग्रो नहीं कर रही है कंपनी, तो वो आपको दे रहे हैं, तो वो कंपनी में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो वो स्टॉक प्राइस आपको ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, और मतलब वो एक थोड़े बहुत कम वैल्यूएशन तो कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं रहेगा। तो वो आपका कॉल है कि आपको आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, तो उसके हिसाब से आप डिविडेंड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अभी क्या है ना कि एटीसी सेक्शन जो होता है हमारा, मतलब जिसमें हम 1.5 लाख तक मतलब आप हमको डिडक्शन मिलता है, तो उसमें म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी, मतलब हर म्यूचुअल फंड एक फंड रहता है उसका ईएलएसएस के अंडर, कि इक्विटी लिंक सेविंग्स की, मतलब म्यूचुअल फंड ही है, बस उसमें क्या होगा कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके लिए 3 साल का लॉकिंग रहेगा। तो बस उतना ही। नॉर्मली क्या कि एटीसी में क्या आता है, आपका पीएफ आता है, जो भी आपका पीएफ वो कंसिडर होता है, कंपनी आप अगर काम कर, कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में भी जो होता है, उसके बाद आपका पीपीएफ रहता है, वो भी उसमें आता है। उसके बाद मतलब आपको पीपीएफ में क्या रहता है कि वो फिक्स 15 साल के रहे फिक्स रहेगा, और उसमें गवर्नमेंट हर 3 महीने 6 महीने, अभी कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, लेकिन गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट रेट बोलती है कि हम अभी 8% से देंगे, 8.5 से देंगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट बोलते एक फिक्स इनकम इंटरेस्ट रहता है, वो हिसाब से उसको मिलता है। और ईएलएसएस में क्या कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, तो वो पीपीएफ को कभी भी बीट करेंगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। ऐसा नहीं कि 3 साल हो गए तो अभी विड्रॉल मार देंगे,
तो वैसा मत करो। इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप रख सकते हो। तो आप बिल्कुल ELSS में जाओ। वजह कि PPF का क्या है, अभी इंटरेस्ट रेट कम 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 होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है कि जो भी मतलब रिस्क फ्री रिटर्न है उससे कितना ज़्यादा देंगे। अगर रिस्क फ्री रिटर्न ही 5% है, आपको गवर्नमेंट 8% दे रही है, तो ये 3% कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट ये खुद ये बर्डन ले रहा है। तो एक लेवल के बाद गवर्नमेंट ये बर्डन नहीं ले सकती, तो इंटरेस्ट उसके ऊपर कमी मिलेगा आपको, मतलब जो भी रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म फिर आपको ये अच्छा ही रिटर्न देंगे ये लेसेस, तो लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टेड रहो। उसके बाद है सेक्टर फंड। हाँ, सेक्टर फंड के ऊपर हम पहले बोल चुके हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, लेकिन ये बहुत रिस्की रहते हैं नॉर्मल फंड के इससे, क्योंकि सेक्टर कब कौन सा सेक्टर मतलब आउट ऑफ फॉर्म जाएगा या कौन सा सेक्टर कब पिक करने वाला, ये चीज़ हमें पता नहीं होती है। उसके बाद है थीमेटिक फंड। वो भी मतलब सेक्टर फंड जैसे मतलब एक थीम रहता है, जैसे डिजिटल इंडिया थीम हो गया, कंज्यूमर थीम हो गया। तो ये भी बहुत उसके तरह ही रिस्की रहते हैं, कुछ एक्चुअली इसमें सेंस ही नहीं है, बहुत रिस्की है। अगर आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से तो ही इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। देन आर्बिट्राज फंड, ये जस्ट लाइक मतलब आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना मिलता है उसका गारंटी रहेगा, और उससे थोड़ा में रिटर्न मिलेगा। जो भी मतलब फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस इसके बीच में जो आर्बिट्राज मिलता है रहता है, डिफरेंस रहता है, तो वो उतना आपको रिटर्न देगा। उसके बाद हेज फंड। हेज फंड इंडिया में तो इतने पॉपुलर है नहीं, यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में भी ये क्या रहता है कि इस रेगुलेशन इतना रहता नहीं है, ये भी बहुत रिस्की फंड रहते हैं, और ये बड़े लोगों के लिए रहते हैं। इन शॉर्ट आपको बोला जाओ तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे भी आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए रहता है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्पेक्युलेटिव बेट लेते हैं, ज़्यादातर रिस्की रहता है, और जो भी वो रिटर्न कमाते हो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि हम इतना गारंटेड मतलब ज़्यादा रिटर्न देंगे। एक्चुअली गारंटी आज इक्विटी में गारंटी किसके साथ भी नहीं आता है, लेकिन ये जो भी फिर एक्स्ट्रा मतलब पैसा कमा के देते नॉर्मल बेंचमार्क से, तो उसको हम नॉर्मली अल्फ़ा बोलते हैं। तो उसमें भी वो क्या करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, मतलब वो, लेकिन वो ये रेगुलेशन इसमें बहुत कम रहता है, इनको ये कुछ नहीं रहता, वो सब इन्वेस्टर और वो फंड मैनेजर ही जाने वो चीज़ रहती है। देन आते कैश फंड। कैश फंड मतलब अपना लिक्विड स्कीम जो भी रहता है, और जो भी हमें मतलब डेट फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, और वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, जो हमारे बेंचमार्क, हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात की, तो वही सेम मतलब बेंचमार्क वो मतलब लाइवली ट्रेड होता है इस पे मतलब एक्सचेंज पे, तो इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो नॉर्मली अभी क्या होता है कि ETF में ये रोज ट्रेड होते हैं, और इसका वैल्यू जो है मतलब नैव, जैसे अपना फंड में म्यूचुअल फंड में नैव रहता है, इसका जो भी वैल्यू रहेगा तो वो करंट जो मार्केट जो उसमें भी जितने भी सिक्योरिटी स्टॉक्स है, सिक्योरिटीज है, तो उसको वो ट्रैक करेंगे, तो उसका वो लाइव ये रहेगा, मतलब वो ट्रैकिंग रहेगा। और नॉर्मली इंडेक्स फंड ये इंडेक्स फंड ही है, जैसे वो सेक्टरल मतलब जैसे वो बेंचमार्क है, ये भी बेंचमार्क ये है, लेकिन बस क्या है कि उसमें क्या होता है, उसका जो नैव का जो वैल्यू होता है वो एट द एंड ऑफ द डे जो भी वैल्यूएशन रहेगा उस पर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब जो भी मार्केट ETF ये ट्रेड होता है अपने एक्सचेंज पे, मतलब 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, तो वो ये टाइम में जो भी कुछ फ्लैक्चुएशन होगा तो वो आपको रियल टाइम में वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। नॉर्मली आप इंडेक्स फंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो इंडेक्स में करो, इंडेक्स फंड में ही करो। ETF में आप बस ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो करो, मतलब इसमें कुछ सेंस नहीं ETF में कुछ अलग से करके, क्योंकि आगे जाके अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो इसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आ जाता है। अगर आप बहुत सारा एक टाइम पे, तो वो भी वो चीज़ होता है। तो आप बेस्ट वे तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे तो इंडेक्स फंड में करो, मतलब ETF से करने से लाओ। देन फिक्स मैच्योरिटी प्लान जो होते हैं वो उसका NFO रहता है। NFO मतलब न्यू फंड ऑफरिंग, जो नया फंड निकालते हैं, तो ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं। उसका एक मैच्योरिटी तक वो उसका जो भी मतलब CDs मतलब सट्टे डिपॉजिट हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, और NCD हो गए, उसको रखते हैं। तो उसको फंड मैच्योर जब होता है तो उसके बाद आपको जो भी आपको जो रिटर्न बोला वाला रहता है तो वो मिल जाता है। देन अभी हम फाइनल सेगमेंट में आते हैं, मतलब ये थेरोटिकल एस्पेक्ट के एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ म्यूचुअल फंड। तो एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के? तो ये क्या, प्रोफेशनल मैनेजमेंट,
अभी हमने जैसे पहले बात की कि प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने वो चीज़ें में स्टडी किया वाला रहता है, तो वो एडवांटेज रहता है कि हम पैसा किसी मतलब आग बंद करके किसी के पास नहीं दे रहे, प्रोफेशनली जो भी क्वालिफाइड लोग हैं हम उनके पास पैसा दे रहे। देन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि कौन सा भी म्यूचुअल फंड, मतलब डिपेंड करता है स्कीम कौन सा टाइप का है, तो नॉर्मली कौन सा भी म्यूचुअल फंड मिनिमम 15-16 हो गए या मैक्सिमम 30-40-50 उतना ये होता है, तो आपका मनी कोई एक कंपनी में नहीं लगता, तो अलग अलग कंपनी में रहता है। तो मतलब कल जाके अगर कोई कंपनी डूब गया, कुछ हो गया, तो वो आपको तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ हो जाता है। देन कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। देन वो क्या होता है कि वो जो भी ये होता है, देर आर नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क ऑफ शेयर ट्रांसफर, मतलब आपके शेयर को लेके भागने ही जाएगा, वो आपके ही नाम पे रहेंगे। म्यूचुअल फंड वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। देन हायर रिटर्न्स। आप कंपेरेटिवली अगर एफडी वगैरह से देखोगे तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न देंगे। इन्फ्लेशन बेट आपको जो भी इन्फ्लेशन उससे 4-5% ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। देन लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको जैसे मैंने बोला कि क्या होता है कि उनका एक जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस वो कितना लगा सकता है म्यूचुअल फंड, तो 2.5 पे कैप किया है। एक्चुअल में आप डायरेक्ट फंड लोगे तो इसके भी नीचे रहता है, जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है तो आपका एक्सपेंस रेशो और कम हो जाता है। और मतलब जैसे आपको बोला कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है तो वो कंपेरेटिवली आप करोगे आपसे तो उनको कम ही रहेगा। दूसरी चीज़ मतलब क्या है कि डिविडेंड पे जो टैक्स आपको लगेगा वो उनको नहीं लगेगा, तो कॉस्ट में कभी भी बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड थ्रू रहेगा। देन लिक्विडिटी। अभी क्या है कि इन ओपन एंड स्कीम लिक्विडिटी जो भी म्यूचुअल फंड देता है वो कभी भी अच्छा रहता है। मतलब आप आज ऑर्डर डालोगे म्यूचुअल फंड का, जो भी सेटलमेंट डे होगा T3 जो भी रहता है म्यूचुअल फंड में, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़। देन क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, कि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि आप पैसे दे रहे हो तो वो किधर भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, हाँ भाई हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो कुछ कुछ कंपनी तो और ट्रांसपेरेंट रहती है, वो तो ये भी बोलते हैं कि हमने एक कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, उनका फिलोसॉफी क्या है। तो मतलब ये वेल रेगुलेटेड सेक्टर है म्यूचुअल फंड इंडिया का, सेबी कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है, कुछ इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में रहती है, तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहती है। तो जो सब डिस्क्लोजर रहते हैं, तो आपको मतलब ऐसा कुछ ये नहीं होगा कि आपने ये कर दिया और कुछ आपको कुछ एक बोला और कुछ अलग कर रहा है, ऐसी चीज़ें होती नहीं। देन हाईली रेगुलेटेड, आपको जैसे बोले कि सेबी कंटिन्यूली मॉनिटर करती है, इसमें कुछ म्यूचुअल फंड झोल झाल नहीं कर सकते हैं, तो रेगुलेशन अच्छा है। देन इकोनॉमिक स्केल्स, मतलब अभी क्या है कि उनके पास वो पुल ऑफ मतलब मनी रहता है, मतलब जो भी ये करते हैं, हम बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके पास एक स्केल रहता है, उसकी वजह से उनका क्या हो जाता है कि वो एक कॉस्ट एडवांटेज होता है। मतलब वो ब्रोकरेज के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं, हमको कम इसमें ये चाहिए, ये चीज़ें जो चार्जेस वगैरह होते हैं कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर को ज़्यादा लगते हैं उनको कम मिलते हैं। तो एक वो इकोनॉमिकल स्केल, मतलब उनके पास जो साइज होने की वजह से वो एक एडवांटेज रहता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप मतलब कभी SIP कर सकते हो, कभी लमसम कर सकते हो, तो ये चीज़ें होती है, तो मतलब ये सारे बेनिफिट्स है। देन ड्रॉबैक ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी क्या है कि कोई चीज़ के फ़ायदे तो कोई नुकसान भी मतलब ये भी हो सकते हैं, उसके शॉर्ट कमिंग होते हैं, तो उसमें क्या नो गारंटेड रिटर्न। अभी आपको एक बात बोलता हूँ कि इक्विटी मार्केट जो होता है इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं रहेगा। FDI जैसे बोलते हैं 5% 7%, तो वैसा गारंटेड रिटर्न नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि अंडरलाइन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अभी वो कंपनी कौन सी कंपनी अच्छा करेंगे, कौन सी खराब करेंगे, ये तो किसी को पता नहीं रहता। अगर खुद की कंपनी उसको भी पता नहीं रहता भाई मैं 5 साल में क्या करूँगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड इतना ही रिटर्न देगा। तो वो चीज़ है कि गारंटेड रिटर्न नहीं रहेंगे, और हर कोई आप म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे तो वो विनर ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेंचमार्क इंडेक्स फंड लो, बेंचमार्क रिटर्न जो आएगा वो मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो वो चीज़ है। देन डाइवर्सिफिकेशन। अभी चीज़ क्या है ना कि डाइवर्सिफिकेशन के जितना फ़ायदा है उतना मतलब लॉस तो नहीं बोल सकते, मतलब टोटल मतलब ये नहीं बोल सकते हम उसके नुकसान है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अभी समझो कि आपने 10 स्टॉक में मतलब म्यूचुअल फंड में करे और 15-20 स्टॉक में वो इन्वेस्ट करता है, तो वो मतलब हर कोई स्टॉक परफॉर्म करेगा ऐसा है नहीं। कोई स्टॉक अगर सपोज 20 स्टॉक्स है, अगर कोई स्टॉक 100% भी अगर बढ़ता है कभी, तो आपका उसका एक्सपोजर कितना होगा। अगर आपके पास 20 स्टॉक है तो आपका एक्सपोजर बस 5% ही रहेगा उसमें, तो मतलब वो 100% भी बढ़ा तो आपके एक्सपोजर से वो 5% के एक्सपोजर से ही बढ़ेगा, तो वो चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ भी आप समझ लो ना कि अगर कोई स्टॉक डूब जाता है
तो आप 100% तो डाउन नहीं जाओगे, आप बस 5% उसका जो भी एक्सपोजर उतना डाउन जाओगे। तो वो चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन का। जो एडवांटेज है कि आपको एक आप पूरे भी नहीं मार्केट से निकलोगे, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको फुल अगर वो ज़्यादा जाता है तो उतना आपको एक लिमिटेड ये रहेगा जितना आपका अलोकेशन है वो है। देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फंड, तो वही चीज़ हो गई कि आपको प्रॉपर फंड चुनना है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि एडवाइज़र रखो। एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूट अलग है। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइज़र मानते हैं। एडवाइज़र का काम होता है कि जो बेस वो उसका फाइनेंशियल स्टडी रहता है, मत फंड के बारे में होगा या जो भी होगा, तो वो आपको ये बोल सकता है कि ये फ़ंड लो, ये वो फ़ंड लो। तो मतलब वो चीज़ होता है। तो वो हमेशा मतलब सिलेक्शन प्रॉपर फंड के लिए एडवाइज़र रखो। तो वो एक डिसएडवांटेज रहता है अगर आपको फंड मैनेजर पता नहीं, अगर मतलब पता नहीं वो चीज़ नहीं, तो आप मे भी गलत फंड लोगे तो कम रिटर्न आएंगे या माइनस रिटर्न आएंगे। देन कॉस्ट फैक्टर, अभी क्या है कि कॉस्ट फैक्टर क्या है कि जो भी फंड मैनेजर का जो भी उसको एक्सपेंसेस लगेंगे, उसका जो भी सैलरी रहेगा, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट रहेगा, वो जो चीज़ें आएंगी, उनको जो रिसर्च करने के लिए भी वो खर्चा तो वो फंड से नहीं लेने वाले। तो वो कॉस्ट फैक्टर आएगा ही। अब ऑब्वियसली ना, देर इज़ नो फ्री लंच, मतलब कोई आपको फ्री का चाय नहीं, चाय का प्याला नहीं पिलाता है। तो वो कॉस्ट तो लगने वाला है बॉस। तो वो कॉस्ट बचाने के लिए आप मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे तो वो उसमें कुछ सेंस नहीं है। लेकिन वो कॉस्ट फैक्टर अगर अभी ड्रॉबैक के बारे में तो वो है। देन अनइथिकल प्रैक्टिस, जैसे कि क्या हो जाता है कि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड पहले ज़्यादा होता था, अभी रेगुलेटेड बहुत है, तो फिर भी कोई कभी फ्रंट रनिंग हो गया, मतलब कोई स्टॉक को पंप करना हो गया, मतलब कुछ चीज़ें रहती है कि जो शॉर्ट टर्म में अच्छी रहती है फंड मैनेजर के लिए परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान इन्वेस्टर का होता है कि एट द एंड पैसा इन्वेस्टर का रहता है। तो वो चीज़ें रहती है अनइथिकल प्रैक्टिस। लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ होती है तो सेबी वो रेगुलेशन में वो चेंजेस लाती है और वो नेक्स्ट टाइम वैसे होता नहीं है ज़्यादातर। देन टैक्सेस, हाँ तो अभी क्या है कि नॉर्मली अभी आप जब फंड उसको सेल करोगे बाय करोगे तो वो टैक्सेस आएंगे, तो उतना आना ही वाला है। देन ट्रांसफ़र डिफ़िकल्टीज, जब भी मतलब आप एक फ़ंड से दूसरे फंड में शिफ्ट होना है तो आपको मतलब फ़ंड बेच के नया फ़ंड लेना पड़ेगा। तो वो टाइम में वो चीज़ें हो जाती है कि वो ट्रांजैक्शन चार्ज आपको लग जाएगा। देन टर्म एसोसिएटेड विथ म्यूचुअल फंड, नेट एसेट वैल्यू, म्हणजे नेट एसेट वैल्यू क्या है? तो नेट एसेट वैल्यू वो है कि जितना भी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हो, जो भी उसका लेबिलिटी छोड़ के जो भी एसेट होता है तो उसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो नेट एसेट मतलब जो भी आपको नैव वो जो रहता है यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फिर से। तो वो यूनिट जब जितना पैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका जितने आपको कंपे यूनिट आपको मिल जाएगी। नॉर्मली कभी भी एनएफओ स्टार्ट होता है तो वो यूनिट की प्राइस 10 रुपीज़ रखता है, और आगे जाके फिर जैसे वो उसका जो भी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट होता है तो उसका नैव का प्राइस बढ़ता है, अगर डिप्रिशिएट होता है तो नैव का प्राइस मतलब कम हो जाता है। वो है। देन एंट्री एंड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड, अभी तो मतलब एंट्री लोड तो मोस्ट ऑफ कोई फंड लेते नहीं है। डायरेक्ट फंड जो होते हैं एंट्री पहले लेते थे। मतलब क्या होता था कि जब भी आप इन्वेस्ट करते तो उसका एक एंट्री चार्ज होता था, मतलब जो भी है वो होगा। वैसे सेम एग्जिट लोड क्या है कि अभी भी कुछ फंड लेते, मतलब उनका क्या रहता है कि आप हमारे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप एक साल के अंदर अगर मतलब ये करोगे एग्जिट करोगे तो आपको हम 1%, 2%, 3% जो भी कुछ होगा उनके हिसाब से, तो हम उतना एग्जिट लोड लोगे। वो किस लिए होता है कि मतलब कि क्या होता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अचानक से कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको एक वो आपको पैसे देने, मतलब उसने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, तो उसको जब वो बेचना है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा तो वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए वो चीज़ें रहती कि अगर आप प्री मैच्योरली मतलब उसका जो भी उसने बोला होगा कि मैं 1 साल 2 साल इससे कर रहे हो, तो आप वो चार्ज हो आपके इससे लेगा, तो इसके लिए वो एग्जिट लोड होता है और वो फिर वो नैव में एडजस्ट किया जाता है। देन ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो एडवाइज़र को जो मैंने आपको बोला है वो देते हैं, तो उसको मतलब ट्रेल कमीशन बोलते हैं। देन एक्सपेंस रेशो, एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि जो भी फंड मैनेज करने के लिए खर्चा आता है, मतलब जो भी फंड मैनेजर का सैलरी हो गया, उसका ट्रैवलिंग हो गया, जो भी रिसर्च के लिए उनको डेटा वो उसके लिए उनके सब्सक्रिप्शन चार्ज हो गए, तो वो सब
इस चीज़ को एक्सपेंसेस, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, और वो जो भी फंड कलेक्ट करते हैं तो उसमें से वो माइनस करते हैं, तो फिर वो टोटल फंड का कितना जाता है, जैसे 1% 2%, तो मैक्सिमम कैप उसका सेबी का 2.5% है, उसके ऊपर वो आपको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है तो एक्सपेंस रेशियो भी कम कम होते जाता है। देन आता है साइड पॉकेटिंग। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे, फिर अभी बेसिक बोलता हूँ इसमें क्या है, मतलब जो बुक के हिसाब से। तो साइड पॉकेटिंग क्या होता है ना, जो भी ये डेट फंड वगैरह हो गए, इक्विटी में भी होता है कि कोई सपोज पेपर, जैसे एक आधा डेट फंड है और उसमें कुछ कुछ पेपर, कमर्शियल पेपर है प्राइवेट कंपनी के, और वो कंपनी ने उसका रेटिंग खराब हो गया, मतलब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब वो पे नहीं कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी इनलिक्विड एसेट रहते हैं तो उनको अलग से किया जाता है, तो उसको उसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं। मतलब जो भी इन्वेस्टर है, मतलब जो भी मैच्योरिटी तक रुकने के लिए तैयार है, तो उनके लिए फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए, तोटा नहीं होना, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उनको अलग से रहते हैं, और फिर जब कभी वो मतलब पे करेंगे इन फ्यूचर, तो उस टाइम फिर वो जो भी इन्वेस्टर हो रहेंगे तो उनको वो उसका ये मिल जाएगा, मतलब जो भी उसमें से जो आने वाला इंटरेस्ट था तो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब भी साइड पॉकेटिंग होती है तो नया मतलब घट जाता है, और वो उसको अलग ये किया जाता है। तो नॉर्मली ये चीज़ें कब होती है कि जब भी कोई डिफ़ॉल्ट करता है, या कंपनी इक्विटी में जब कोई कंपनी अगर ये हो गई, जैसे कि उनके स्टॉक ये नहीं करते आ रहे, जैसे येस बैंक में हो गया था, गवर्नमेंट ने इंटरवेंट किया था और 3 साल के लिए वो मतलब अलग वो लॉकिंग लगा दिया था, तो उस टाइम में वो फिर उस कंपनी के शेयर उसको जो अलग रखते हैं उसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं। देन इट ट्रैकिंग एरर क्या है कि जो भी मतलब अभी कौन सा भी फंड है ना, तो उसका बेंचमार्क फंड रहता है, मतलब बेंचमार्क इंडेक्स के साथ उसका रहता है। अगर लार्ज कैप फंड होगा तो उसका बेंचमार्क मतलब निफ्टी 50 रहेगा, या मिड कैप रहेगा तो उसका मिड कैप फंड रहेगा तो उसका मिड कैप इंडेक्स जो रहेगा वो बेंचमार्क रहेगा। तो होता क्या है कि जो भी वो ट्रैक करते हैं, अभी हम बोलते हैं कि अगर लार्ज कैप है और वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो जो भी बेंचमार्क होगा निफ्टी 50, तो उसका जो रिटर्न आया है 1 साल का, और ये फंड का रिटर्न जो आया है, और जो भी अगर कम आया ज़्यादा आया, तो वो उसका वो ट्रैकिंग इसमें होगा, ट्रैकिंग एरर होगा। मतलब जो भी डेविएशन ये होता है, वो डाइवर्जेंस और डेविएशन जो फंड रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न में, इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उससे पता चलता है कि फंड कितना रिस्की है। जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर उतना ज़्यादा फंड रिस्की। मतलब क्या है कि वो बेंचमार्क को फॉलो नहीं कर रहा है, वो बेंचमार्क को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है। उसमें अभी कभी कभी क्या हो जाता है ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, जो बेंचमार्क में नहीं रहता है, बेंचमार्क में नहीं रहेगा। जैसे फी चार्ज बाय एएमसी वो भी नहीं रहेगा, फंड एक्सपेंसेस वो भी नहीं रहेंगे। देन कैश होल्डिंग, क्योंकि फंड हमेशा इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं रिडम्पशन के लिए 1-2% कुछ तो रखता है कभी कभी, और कभी कभी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रखता है। मतलब फंड को 15-20% तक वो कैश रख 20% तक कैश रख सकते हैं अगर वो मार्केट टाइम कर रहे होंगे। और मतलब वो एंट्री कब कर रहे हैं, एग्जिट कब कर रहे हैं, तो बेंचमार्क रिटर्न ट्रैकिंग एरर कभी जीरो रहेगा ही नहीं, वो हमेशा मतलब कम या ज़्यादा रहेगा ही। लेकिन वो ज़्यादा भी डिफरेंस अगर रहेगा तो उसका मतलब वो होगा कि वो फंड ये नहीं कर रहा है। लेकिन अभी एक्टिव फंड है तो उसमें ट्रैकिंग एरर से ट्रैक करके कुछ डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि क्या है कि एक्टिव फंड मैनेजर का काम ही है कि वो मतलब बेस्ट जो भी बेंचमार्क है उसमें से अच्छे स्टॉक निकालने का, उसको एक्टिव पिकिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि जो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो उस टाइम फिर आप ट्रैकिंग एरर ध्यान में रखो, और उसके हिसाब से जिसका ट्रैकिंग एरर कम रहेगा, एक्सपेंसेस रेशियो कम रहेगा, उसमें ही इन्वेस्ट करो। तो थैंक यू दोस्तों। तो मैंने मेरे तरफ से पूरा जितना मुझे नॉलेज है, जितना भी मैंने पढ़ा उतना शेयर करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो ये पॉडकास्ट में भी जाएगा, यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे, तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कुछ चीज़ें आप अगर गलत बोलिए तो वो भी हमको बताइए, फिर हम भी वो चीज़ सीख सकते हैं। थैंक यू।